हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल का थर्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं HSPQ और मिरर प्रैक्टिकल के बारे में बता चुकी हूँ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग थ्रू द मिरर ड्राइंग। तो इस एक टेस्ट और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पहले से मैंने फाइल के बारे में बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ जिसका नाम है मेमोराइजेशन बाय द पेयर्ड एसोसिएशन मेथड, युग्मित सहचर्य विधि द्वारा याद करना। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे इसका जो सबसे पहला इसका नाम आपको लर्न करना है, मेमोराइजेशन बाय द पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। अब इस प्रैक्टिकल में जो है इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सबसे पहले इसको लिखेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्योंकि याद करना है तो याद जो भी आप करते हैं वो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। तो इसका सैद्धांतिक पक्ष जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो है मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है इसको हम थोड़े उसके बारे में लिखेंगे। स्मृति का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। बिना स्मृति के मनुष्य का अपने जीवन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। कठिन आवश्यक है परंतु व्यक्ति अपने जीवन प्रतिरक्षण प्रतिपल अनुभव इसका करता रहता है। यह मस्तिष्क में किसी न किसी रूप में संचित है। जो अनुभव मस्तिष्क के अचेतन स्तर उन्हें संचित करने और चेतना स्मरण में आ जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हमने स्मृति के बारे में लिखा है कि स्मृति होती क्या है। फिर स्मृति लिखने के बाद स्मृति का अर्थ क्या है, द मीनिंग ऑफ मेमोरी। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जब हर किसी वस्तु को छूते देखते सुनते हैं तो उसके बारे में हमें जो फीलिंग होती है वो तुरंत ही हमारे माइंड में पहुंच जाती है और उसकी एक छाप छोड़ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा तो हम उसको याद अपने आप आ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्मृति चिन्ह। और यही हमारी मेमोरी है। ठीक है, तो मेमोरी की कुछ परिभाषाएँ लिखनी है। तो वुडवर्थ, मैकडूगल और स्टाउट के अकॉर्डिंग मेमोरी की बात है। वुडवर्थ ने बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है कि जो बात पहले से सीखी जा चुकी है उसी का हम स्मरण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। मैकडूगल ने भी कहा है स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को आगे तक ले जाना है। ठीक है, तो आप स्मृति की 2 या से 3 परिभाषाएं लिख लीजिए। उसके बाद इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। मैंने इंग्लिश नहीं लिखी है इसमें, मैंने हिंदी लिखी क्योंकि मुझे इंग्लिश में उतने अच्छा मैटर नहीं मिल पाया था उस टाइम। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए। कोई भी आप अगर डेफिनेशन इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। आप उसको ब्लैक पेन से बहुत हाईलाइट करके लिखिए। हमेशा जो परिभाषाएं होती है उसको इन्वर्टेड कॉलम में क्लोज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसने लिखा है उसका नाम आप लिखेंगे। ठीक है, स्मृति के अंग क्या होते हैं, तो स्मृति के अंग हैं आपके सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। ये आपके नियम है। ठीक है, स्मृति के अंग। कोई भी चीज़ जब पहचानी जाती है, स्मृति का अंतिम तथा अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्व अनुभव को जानना ही पहचान है। यह वर्तमान काल में उस वस्तु को परिचित होना जिससे कि वह पिछले समय पे याद कर चुका है, ये वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं, आपको मालूम होगा। मेमोरी की जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या है कि अगर मेमोरी अच्छी होगी तो इंसान जल्दी से सीख जाता है ना, जल्दी से सीख जाता है। उत्तम धारण शक्ति होती है, उसकी जो नॉलेज होती है वो परमानेंट हो जाती है। शीघ्र पुनः स्मरण भी करता है, मतलब बहुत जो भी कुछ वो याद कर चुका हो उसको तुरंत याद आ जाता है, किसी चीज़ को जल्दी से पहचान जाता है। ठीक है, अब सीखना क्या है, सीखना है क्या, यदि करने के लिए सीखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कोई भी चीज़ याद करते हैं तो उसकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ये अनुभव और घटना स्मरण नहीं है, परंतु जब हम किसी बात को बार बार दोहराते तो वो चीज़ हम सीख लेते हैं। फिर रिटेंशन मतलब धारण करना, सीखी हुई बात को मस्तिष्क पे संचित रखना। कुछ लोग सीख तो जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं, इसका मतलब उनकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, रिकॉल करना, कोई चीज़ हमने बहुत पहले याद की है और जब हम कुछ लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं या कुछ ऐसा काम करने लगते हैं तो हमारी पुराने जो अनुभव एक्सपीरियंस होते हैं वो हमें याद आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो पुनः स्मरण, रिकॉल करना। रिकग्नाइजेशन, पहचान या अर्थ, फिर याद करने वाली बात कि मैंने ये चीज़ की थी और उसका कॉन्सेप्ट कहीं दूसरी जगह पे लगाना,
तो ये हमारा किस में आएगा, रिकॉग्नाइजेशन में आएगा, पहचान में आएगा। अनावश्यक बातों की विस्मृति, और एक मेमोरी की जो क्वालिटी वो ये भी है कि जो भी हम कुछ याद कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर अच्छी चीज़ें हैं उनको लर्न करें, बाकी जो हमारी बेकार या जो हमारी अनुभव को अच्छा नहीं फील कराती उनको हम भूल जाते हैं, मतलब विस्मृति करना। उपयोगिता, इसका अभिप्राय यह है कि वही स्मृति अच्छी होती है जो अक्सर आने पर उपयोगी सिद्ध होती है, वो हमारी क्या होगी, इसकी उपयोगिता। स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं ये मैंने देखिए, इस टाइप से जो आप फिगर बनाओगे तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, तो आपकी फ़ाइल काफ़ी अच्छी बनेगी। मेमोरी, निष्क्रिय, तार्किक, रटंत, तत्कालिक, चारित्रिक, व्यक्तिगत, भाषाई, दीर्घकालिक, अस्थायी, स्थायी। तो ये मेमोरी के टाइप्स हैं। मेमोरी के टाइप्स को आप थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में इसको डिफाइन करेंगे, ये भी आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ को भी हमने अगर नॉर्मली सिर्फ पॉइंट लिख दिया और उसके बारे में अगर हमने नहीं बताया तो एग्जामिनर सबसे पहले क्वेश्चन उसी को करता है कि ये चीज़ आपने लिखी है तो आपने इसे क्या समझा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लिखना होगा कि तत्कालिक स्मृति क्या होता है, जो तुरंत याद हो जाती है। अस्थायी, जो थोड़ी देर के लिए याद हो जाती है, बाद में भूल जाते हैं लोग। स्थायी, जो परमानेंट नॉलेज है। व्यक्तिगत, की अपनी व्यक्तिगत घटनाओं को जो याद करता है। फिर भाषा से रिलेटेड जो होती है वो भाषाई स्मृति। चारित्रिक स्मृति, है ना। फिर रटंत स्मृति, की किसी चीज़ को रट के याद करना, बार बार पढ़ना, बार बार लिखना, उससे याद होना। तार्किक, मतलब लॉजिकल, जैसे एक क्वेश्चन को मैंने समझ लिया, उसका कॉन्सेप्ट हम नए में लगाएं, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, लॉजिकल मेमोरी में, ठीक है। स्मरण करने की विधियाँ भी हैं, पूर्व विधि, खंड विधि, मिश्रित विधि, सक्रिय, प्रगतिशील, अंतरयुक्त विधि और अंतर विधि, ठीक है। पूर्ण विधि मतलब किसी चीज़ को पूरा स्टार्टिंग टू एंड लर्न करना, फिर या फिर हम छोटे छोटे स्टेप में करें तो वो खंड विधि होगी। मिश्रित, की हम दोनों को मिक्सअप करके करें कि पूरा एक बार पढ़ लें फिर उसको छोटे छोटे शॉर्ट में लर्न करें। फिर सक्रिय विधि, इस विधि में स्मरण करने के लिए पाठ को बोल बोल कर याद करें, ये सक्रिय विधि होगी। अंतयुक्त विधि, इस विधि में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर के समय में, जैसे मैंने अभी पढ़ा फिर 15 मिनट का रेस्ट लिया, देन उसके बाद फिर पढ़ा, तो ये अंतरयुक्त विधि हो गई। अंतरहीन विधि मतलब टोटली मैंने स्टार्ट किया तो जब तक लर्न ना हो जाए या उस चीज़ को हम समझ न ले तब तक उसको हम पढ़ते रहें। प्रगतिशील, इस विधि में पाठ को खंडों में बांट कर लिया जाता है, बाद में एक एक खंड को याद करके प्रगति की जाती है। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न किया और बाद में पूरा हमें चैप्टर लर्न हो गया, ठीक है। अन्य विधियों में निष्क्रिय विधि है, स्वर विधि, निरीक्षण विधि, क्रिया विधि, विचार सहचर्य विधि और संप्रीप्रेस स्मरण विधि है। निष्क्रिय, इसमें हम बिना बोले याद करते हैं। स्वर विधि, छोटे बच्चों को बार बार बोल बोल के याद करने के लिए बोला जाता है। ऑब्जर्व करके जो याद करना होगा वो निरीक्षण विधि। क्रिया विधि, विचार सहचर्य मतलब पूर्व अनुभव को सरलता से पुनः स्मरण किया जाता है, वो हम किसके अंतर्गत आता है, सहचर्य। सहचर्य का मतलब ही है किसी भी चीज़ को रिलेट करना, ठीक है। तो ये हो गया सहचर्य, इसी चीज़ को मैंने लिखा है। फिर है स्मृति के नियम, प्रिंसिपल, आदत का नियम, निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम। आपको मालूम होगा आपकी अगर आदत किसी चीज़ को पड़ जाती है तो आप उसको अच्छे से लर्न कर जाते हैं। निरंतरता, अगर कॉन्टिन्यूसली अगर किसी चीज़ काम को कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा सा मेमोरी आपकी वर्क करेगी और आपको उस चीज़ को लर्न हो जाएगा। परस्पर संबंध, अगर एक एक्सपीरियंस दूसरे में रिलेट करता है तो वो परस्पर संबंध नियम के अंतर्गत आता है। इसी चीज़ को मैंने लिखा हुआ है, 2-4 लाइनों में आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद विचार सहचर्य के नियम क्या है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सहचर्य विधि इसमें अपनाएंगे, ठीक है। विचार सहचर्य सिद्धांत है क्या। सहचर्य नियम 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक और गौण, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर समीपता, समानता, असमानता, रुचि का नियम आता है। गौण में प्राथमिकता, पुनरावृत्ति, नवीनता, स्पष्टता, मनोविज्ञान के नियम आते हैं, ठीक है। स्मृति प्रशिक्षण किसे कहते हैं, स्मृति प्रशिक्षण किसे कहते हैं, सीखना और स्मरण करने की प्रक्रिया और इसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रशिक्षण, ठीक है। स्मृति की विकास और वृद्धि में सहायक ये सारे फैक्टर हैं, आप इस फैक्टर को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन को बना रहे हैं, फाइल रिलेटेड जो आपकी फ़ाइल है वो मेमोरी से है, तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है एक अच्छी मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो आपको ये बताना होगा कि पहले से समझना और रुचि करना, कंसंट्रेशन, रिपीटिशन, मोटिवेशन
और प्रीवियस नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और गुड नॉलेज एंड दृढ़ निश्चय। ये हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बहुत ईजी है। फिर हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखिए, क्रियात्मक पक्ष में प्रयोग का नाम, युग्म सहचर नियम द्वारा याद करना, मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन मेथड। इसके जो प्रयोगकर्ता के निर्माण करता है वो हैं एबिंगहॉस, इन्होंने 1885 में इसका निर्माण किया। इसके उद्देश्य हैं, इस विधि से स्मरण करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, प्रयोज्य का अध्ययन शक्ति का पता लगाया जाता है कि इसकी मेमोरी कैसी है, अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अधिगम में बाधक और सहायक तत्वों की पहचान की जाती है। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, आपको मालूम है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा हाइपोथेसिस लिखी जाती है, तो परिकल्पना भी लिखेंगे कि प्रयोज्य अर्थयुक्त शब्द युग्म को आसानी से याद कर लेता है, ठीक है। फिर जैसे कि हमने इससे पहले जितने भी प्रैक्टिकल हैं तो प्रयोज्य का विवरण और प्रयोगकर्ता का विवरण दिया है, तो हम वैसे ही लिखेंगे। प्रारंभिक तैयारी में क्या करते हैं, इसमें 16 कार्ड बनाते हैं। इन 16 कार्ड में जो 16 जो कार्ड होंगे उसमें जो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे और दूसरा वाला मीनिंगलेस होंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इस तरह से टोटल 32 कार्ड होंगे, ठीक है। इन 32 कार्ड में 2 वर्ड्स लिखे जाते हैं। मैं एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने ये जो वर्ड पेयर जो बनेंगे वो ऐसे लिखा है, बट और टैग, दोनों का मीन है कैप और हेड। तो ये हमारा 2 वर्ड्स हैं और इसके बैक साइड पे, उस कार्ड के बैक साइड में हम लिख देंगे बट। तो जो जिस पे आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको ये बताना है कि बट के साथ क्या लिखा था, ठीक है। और वो नंबर ऑफ ट्रायल हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रैक्टिकल का मेन यही था। फिर सावधानियां क्या है, सावधानियां जैसे सब में होती हैं वैसे ही आपको लिखनी है कि वातावरण शांत होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, किसी का इंटरफेयर ना हो, ठीक है। कार्ड जो आपने बनाया है काफ़ी मोटे कागज़ के हो, पतला ना हो, नहीं तो फिर जो आपने लिखा है वो नेक्स्ट उसके टर्न करते ही आपको दिख जाएगा। तो ये चेंज करना, और जो भी आप कार्ड ले रहे हैं उसको बार बार चेंज करना है, बार बार एक ही वर्ड को नहीं दिखाना है, हर बार चेंज करना है। तो एक बार हम मीनिंग वाले वर्ड्स को दिखाएंगे, देन उसके बाद मीनिंगलेस वालों को। निर्देश जो आपका प्रैक्टिकल है उसी के अकॉर्डिंग निर्देश बोल देंगे, ठीक है। और जो भी टाइम देंगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस 2 सेकंड का अंतर इनको देना है, एक कार्ड को देखने में 2 सेकंड। फिर प्रारंभिक तैयारियाँ, निर्देश, प्रयोग विधि जैसे आप कर रहे हैं वो प्रयोग विधि लिखेंगे कि पहले मैंने 16 कार्ड को दिखाया, उसके बाद 16 कार्ड को दिखाने के बाद मैंने कार्ड दिखाने के बाद ठीक इसी प्रकार से अर्थहीन शब्द युग्म के कार्डों को भी दिखाया और 2 सेकंड के अंतर्गत जितने भी उसने स्टिमुलस वेरिएशन किया है उसके टेबल बनाई और उसको फिल किया। और उससे अंतर्दर्शन सूचना होती है कि मतलब प्रयोग जिस पे आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कैसा फील हुआ, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुम्हें ये प्रैक्टिकल कैसा लगा। तो जो भी आंसर करेंगे, तुमने इस कैसे याद किया, तो वो अपने बताएंगे मैंने कैसे याद हो सकता, कोई शॉर्ट ट्रिक वो लगा रहे हो। अर्थहीन शब्द युग्म को तुमने कैसे याद किया, ठीक है। तो इस तरह से उनकी अंतर सूचना भी लिखेंगे। ये आपकी टेबल 1 है। ऑब्जर्वेशन सेंसिटिव वर्ड पेयर, जहाँ पे जो भी वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल हैं। तो स्टिमुलस वेरिएशन कि मैंने बट बोला तो उन्होंने आंसर सही दिया या गलत, अगर गलत दिया तो हम फर्स्ट ट्रायल में रॉन्ग कर देंगे, फिर सेकंड में आपने जब बट बोला तो उसने राइट किया या रॉन्ग। इस तरह से नंबर ऑफ ट्रायल ये हम लगा लेंगे, ठीक है। जितने भी वो आप करें कम से कम 7 से 8 ट्रायल्स तो होते ही हैं, ठीक है। फिर नॉन सेंसिबल वर्ड में जैसे डेस तो कोई मीनिंग नहीं है, उसके जो बैक साइड में हमारा लिखा होगा डेस, तो उसने अगर सही बताया है तो आप राइट करेक्ट करेंगे, रॉन्ग बताया है तो क्रॉस करेंगे। तो टोटल 16 कार्ड्स हैं। फिर इसके बाद एक ग्राफ बनेगा, इसमें प्रयासों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या, ठीक है। अगर पहले प्रयास में उसने 10 वर्डों को सही से बताया तो हम 10 पे क्लिक पॉइंट करेंगे, अगर सेकंड पे 13 तो 13। इस तरह से आप देखेंगे ये कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम हो सकता है।
फिर सही उत्तरों की संख्या और प्रयासों की संख्या, ये नॉन सेंसिबल और सेंसिबल दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनेंगे। परिणाम तालिका को हम इस टाइप से दिखाएंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स में 1 जब पहला ट्रायल हुआ था तो उसने सही 10 बताए थे और 6 गलत बताए थे। इसी तरह रिजल्ट फॉर नॉन सेंसिबल की पहला जब ट्रायल किया था उसने 7 सही बताए थे, 9 गलत बताए थे। फिर परिणाम जो आपने टेबल बनाई उसी के अकॉर्डिंग आप परिणाम लिख देंगे। परिणामों की व्याख्या कर देंगे कि उसने पहले सही बताया था, फिर उसने दूसरे में गलत बताया, फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आया जिसने सारे कार्ड्स को लर्न कर लिया और अच्छे से बताया। इसको हमने निष्कर्ष निकल लिया। फिर शैक्षिक निहितार्थ विद्यार्थियों के लिए उसकी लर्न करने की पावर का पता लगाया जा सकता है। अधिगम में बाधक सहायक तत्वों की पहचान की जा सकती है। इसी तरह शिक्षक के लिए मेमोरी पता चल जाएगी कि बच्चे की मेमोरी कैसी है, वो किस टाइप से याद करता है। अभिभावकों के लिए भी है, बच्चों को के साथ साथ माता पिता को भी पता होगा कि बच्चे की मेमोरी कैसी है और उसके अकॉर्डिंग उसको लर्न कराएंगे। उसके बाद संदर्भ सूची, जिस बुक से लिखा होगा आप उस बुक का नाम लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के पे ये आपकी शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए। उसके बाद आप संदर्भ सूची लिखेंगे, जिस बुक से आपने ये प्रैक्टिकल के बारे में लिखा है उस प्रैक्टिकल बुक का नाम, पेज नंबर, ये आपको लिखना हो। कम से कम 2 तो लिखना ही चाहिए आपको, क्योंकि आपको एक बुक में कभी भी पूरा मैटर नहीं मिलता। बहुत इजी प्रैक्टिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।